महाराष्ट्र में एक बार फिर मराठा आरक्षण पर सियासत छिड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मराठा आरक्षण रद्द करने के बाद बीजेपी और महाविकास अघाड़ी सरकार आमने सामने है। राज्य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आरक्षण रद्द करने को लेकर एनसीपी पर निशाना साधा है। पूर्व सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वालों को ही एनसीपी द्वारा प्रायोजित बताया है। फडणवीस ने कहा कि मराठा आरक्षण का विरोध करने वाली जो याचिका दायर की गई है वो एनसीपी स्पॉन्सर है। उधर मराठा आरक्षण के मुद्दे पर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि विपक्ष कह रहा है कि हमने सही पक्ष नहीं रखा, लेकिन वकील और एक्सपर्ट वही थे जो पहले थे। गायकवाड़ कमीशन ने जो रिपोर्ट दी उसी पर काम हुआ, उसका गठन बीजेपी सरकार ने ही किया था। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लंबे वक्त से मराठा आरक्षण को लेकर लड़ाई छिड़ी हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया था। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया और राज्य सरकार के शिक्षा नौकरी क्षेत्र में मराठा आरक्षण देने के फैसले को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को असाधारण परिस्थितियों में आरक्षण के लिए तय 50% की सीमा तोड़ने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य में शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मराठों के लिए आरक्षण के फैसले को बरकरार रखा था। इसके बाद से बीजेपी और अघाड़ी सरकार एक दूसरे पर आरोप लगाने में जुटे हुए हैं। हालांकि मराठा आरक्षण रद्द होने से राज्य की राजनीति पर भी इसका असर पड़ सकता है। शिवसेना लंबे वक्त से मराठा आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति कर रही है, लेकिन बीजेपी ने इसके लिए एनसीपी पर आरोप लगा दिया है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा मराठा आरक्षण रद्द किए जाने के बाद सीएम उद्धव ने भी बैठक की है। ऐसे में अघाड़ी सरकार के भीतर भी मराठा आरक्षण पर मतभेद बढ़ सकता है। पश्चिम बंगाल में जहां एक तरफ बीजेपी और टीएमसी के बीच जंग अभी भी जारी है, तो वहीं कांग्रेस बंगाल प्रभारी अधीर रंजन चौधरी ने हार का जिम्मा लेफ्ट पार्टी के मत्थे मढ़ दिया है। कांग्रेस के निशाने पर वाम दल है, लेकिन असल हार बीजेपी की नहीं बल्कि कांग्रेस की हुई है, क्योंकि 2016 के विधानसभा चुनाव में जिस कांग्रेस को 44 सीटें हासिल हुई थी, वहीं कांग्रेस आज 0 पर आकर अटक गई है। इस हार के पीछे कमजोर नेतृत्व को मानने के बजाय अधीर रंजन चौधरी ने बहानेबाजी की मिसाल पेश की है। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि मुस्लिम वोट टीएमसी के खाते में चले गए। इसके अलावा लेफ्ट ने भी अपना वोट टीएमसी को ट्रांसफर कराया है। इसके चलते ही कांग्रेस इतना पिछड़ गई। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि टीएमसी सत्ता को बचाना चाहती थी, जबकि बीजेपी पावर हासिल करना चाहती थी। हमारे लिए ऐसा कुछ दांव पर नहीं था, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे। अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा कि कांग्रेस को मुख्य तौर पर मुस्लिम वोट मिलता है और वह टीएमसी को ट्रांसफर हो गया। इसके चलते ही ये स्थिति पैदा हो गई। चौधरी ने कहा कि मुस्लिम वोट टीएमसी के खाते में चला गया और हिंदू वोट बीजेपी के खाते में चला गया। हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा था। मुस्लिम हमें वोट देते थे, लेकिन इस बार मुस्लिम वोटर्स ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। अपने गिरेबान में झांकने की बजाय चौधरी ने यहां भी बीजेपी पर पोलराइजेशन का आरोप लगाया। अधीर रंजन ने कहा कि बीजेपी ने पोलराइजेशन में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन फिर भी फेल साबित हुई। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे इलाकों में मुस्लिम वोट बैंक का ध्रुवीकरण हुआ है। चौधरी ने कहा कि सीतलकुची में केंद्रीय बलों की फायरिंग में 4 युवकों की मौत हुई थी और सभी मुस्लिम थे। इसके बाद से ही ध्रुवीकरण तेज हुआ। चौधरी ने कहा कि टीएमसी ने इस स्थिति का फायदा उठाया और अपने वोटों का ध्रुवीकरण किया। ममता बनर्जी पर महिलाओं ने भरोसा जताया, जबकि मुस्लिमों ने भी उनका विश्वास किया। बता दें कि कांग्रेस ने लेफ्ट और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके बाद भी राज्य में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। कांग्रेस की इस दुर्गति को लेकर पार्टी लीडर अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि मुस्लिम वोट टीएमसी के खाते में चले गए। इसके अलावा लेफ्ट ने भी अपना वोट टीएमसी को ट्रांसफर कराया है। बता दें कि इसका जिम्मेदार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भी ठहराया जा रहा है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी के इस बयान के बाद देखना होगा कि लेफ्ट अपने बयान में क्या कहती है, क्योंकि गठबंधन करने तक लेफ्ट को भी नहीं पता होगा कि कांग्रेस हारने का जिम्मा उस पर डाल देगी। वहीं मुस्लिम वोटर्स को अपनी हार की वजह बताकर अधीर रंजन चौधरी ने साबित कर दिया है कि कांग्रेस एक मुस्लिम बहुल पार्टी है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भले ही वापसी हो गई है, लेकिन ममता की तानाशाही चलने वाली नहीं है, क्योंकि केंद्र में मोदी बैठे हुए हैं और बंगाल में वही होगा जो मोदी चाहेंगे। हालांकि इस बार ममता को मोदी ने झटका नहीं दिया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने रेरा की जगह बनाए गए अलग कानून को असंवैधानिक करार दिया है,
दरअसल ममता बनर्जी केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए केंद्रीय कानून रेरा की जगह वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्रीज रेगुलेशन एक्ट 2017 यानी हीरा लेकर आई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में ही ममता के इस कानून को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की कानून हीरा को शून्य करार देते हुए कहा कि राज्य सरकार का कानून असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा कि अगर किसी विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है तो राज्य विधानमंडल समान नेचर का कानून नहीं बना सकती है और उसे निरस्त किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया और कहा कि वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्रीज रेगुलेशन एक्ट 2017 यानी हीरा के तहत हाउसिंग प्रोजेक्ट में पहले दी गई अनुमति पर फैसले का असर नहीं होगा। माना जा रहा है कि ये ममता दीदी और उनकी सरकार के लिए बड़ा झटका है। इस कानून के निरस्त होने से ममता बनर्जी को एक बार फिर समझ आ गया होगा कि असली बॉस मोदी ही है। हालांकि ममता बनर्जी और उनकी सरकार को मोदी से पंगा लेने की पुरानी आदत है। CAA, NRC हो या कृषि कानून, ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए केंद्र के हर कानून का विरोध किया है, लेकिन इस बार ममता बनर्जी केंद्र सरकार के रेरा की जगह पर हीरा लेकर आ गई थी। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने हीरा को खारिज कर दिया है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर चर्चा में है। कंगना सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। कंगना ट्विटर पर बेबाकी से लिखती हैं। हालांकि इस बार ट्विटर को कंगना का बेबाक अंदाज पसंद नहीं आया है। कंगना के ट्वीट से नाराज होकर ट्विटर ने उनका हमेशा के लिए अकाउंट बंद कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी कंगना हार मानने वाली अभिनेत्रियों में से नहीं है। ट्विटर के बाद कंगना स्वदेशी ऐप कू पर नजर आएंगी। वहीं कंगना के कू ऐप पर आने से कू भी उनके पक्ष में उतर आया है। कू के सह संस्थापक और CEO अप्रमेय राधाकृष्ण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कंगना के पहले कू पोस्ट का स्नैप शेयर किया है। दरअसल कंगना ने कू पर लिखा कि कू अपने घर जैसा है जबकि बाकी सब भाड़े के हैं। उधर कंगना के अकाउंट सस्पेंड पर ट्विटर के प्रवक्ता का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कंगना रनौत का अकाउंट हमेशा के लिए यानी स्थायी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है। उनके अकाउंट से लगातार ट्वीट के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। दरअसल कंगना ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी पर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की जीत और चुनाव बाद हिंसा को लेकर कई पोस्ट किए थे। राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग करते हुए अभिनेत्री ने हिंसा के लिए बनर्जी को कसूरवार ठहराया था। हालांकि ये पहली बार नहीं जब कंगना के अकाउंट पर ट्विटर ने कार्रवाई की हो। इससे पहले भी कंगना का अकाउंट बंद किया गया था। हालांकि वो अस्थायी तौर पर था, लेकिन इस बार ट्विटर ने हमेशा के लिए अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि कंगना उन अभिनेत्रियों में शामिल है जो राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे पर खुलकर अपना पक्ष रखती हैं। सुशांत मामले को लेकर भी कंगना ने आवाज उठाई थी। इसके बाद वो महाराष्ट्र में राजनीति का शिकार हो गई थी, लेकिन फिर भी कंगना शिवसेना के खिलाफ बोलती रहती हैं और अब ट्विटर ने उनका अकाउंट बंद कर दिया है। लेकिन कंगना अब देसी ऐप पर धूम मचाएंगी। कहा जा रहा है कि इससे ट्विटर को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ट्विटर पर कंगना की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी। ऐसे में अब कंगना के समर्थक भी देसी ऐप कू पर जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल में TMC और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जीत से विपक्ष को संजीवनी मिली है। विपक्ष को लग रहा है कि ममता के सहारे ही मोदी को मात दी जा सकती है। इसीलिए विपक्षी खेमा बीजेपी की हार और ममता की जीत से गदगद है और तीसरा मोर्चा बनाने की उनकी कोशिशों को बल मिला है। महाराष्ट्र में सत्ता में शामिल शिवसेना भी कई बार पवार की अगुवाई में तीसरा मोर्चा बनाने की बात कह चुका है। ऐसे में ममता की जीत से शिवसेना भी बेहद खुश है। कुछ महीने पहले शरद पवार भी थर्ड फ्रंट बनाने की बात कह चुके हैं। पवार ने तब ये भी बताया था कि देश के अलग अलग दलों से इस बाबत बातचीत भी की जा रही है। हालांकि तीसरे मोर्चे के गठन से सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होगा, इसलिए कांग्रेस अभी से ही तीसरे मोर्चे के पक्ष में नहीं है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की माने तो कांग्रेस ही देश में बीजेपी का विकल्प है और ये बात अब लोगों को धीरे धीरे समझ में भी आने लगी है। पटोले ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियां भी अपना अपना दमखम दिखाने के लिए फ्रंट बनाने की बातें करती रहती हैं, लेकिन इनका कोई खास असर नहीं होता है। थर्ड फ्रंट बनाने का सफल प्रयोग देवगौड़ा भी कर चुके हैं। उधर महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी ने भी थर्ड फ्रंट की वकालत की है। थर्ड फ्रंट को लेकर सपा नेता अखिलेश यादव भी अपनी सहमति दे चुके हैं। वहीं दिल्ली के CM और आप नेता अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी भी पवार की इस मुहिम में शामिल होने की बात कह चुके हैं। हालांकि बिहार में RJD नेता तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर अभी भी कांग्रेस के पहलू में नजर आ रहे हैं। ऐसा ही हाल DMK प्रमुख MK स्टालिन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख और CM हेमंत सोरेन का भी है। थर्ड फ्रंट को लेकर NCP का कहना है कि शरद पवार देश में सभी पार्टियों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे थर्ड फ्रंट बन सके।
ये सभी लोग बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए कोशिश करेंगे। वहीं पवार पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें नेता बनने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। ऐसे में ममता बनर्जी को भी मौका मिल सकता है। हालांकि आने वाले दिनों में थर्ड फ्रंट को लेकर पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।